हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज गुजरात के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। पीएम मोदी देंगे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। आज दिल्ली में सभी नर्सें और नर्सिंग स्टाफ काला फीता बांधकर करेगी प्रदर्शन। परिजनों के लिए करेगी सीएम अरविंद केजरीवाल से मुआवजे की मांग। समाजवादी पार्टी ने जारी की 159 उम्मीदवारों की लिस्ट। अखिलेश यादव की सीट हुई फाइनल। मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। पंजाब चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। प्रदेश की 117 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को होगा मतदान। 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक साथ 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं अखिलेश यादव की सीट भी फाइनल हो चुकी है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की मंजूरी मिलने के बाद जारी की गई इस लिस्ट में पहले दूसरे चरण समेत अन्य चरणों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की 159 उम्मीदवारों की नई लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम सबसे पहले है। दिल्ली नर्सेस फेडरेशन के बैनर तले दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में 25 जनवरी यानी आज ब्लैक रिबन डे मनाया जाएगा। इस दौरान सभी नर्स और नर्सिंग स्टाफ कोविड ड्यूटी के दौरान मारी गई नर्सों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए काला फीता बांधकर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि फेडरेशन की ओर से इसे विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है और हड़ताल नहीं कहा गया है। फेडरेशन की ओर से बताया गया है कि कोरोना ड्यूटी के दौरान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 8 नर्सों की कोरोना मरीजों की सेवा करने के दौरान मौत हो गई। सभी नर्सें दिल्ली सरकार की ओर से पूरी तरह से घोषित कोविड अस्पतालों में काम कर रही थी। जैसे कि दिल्ली सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि कोरोना के दौरान अगर किसी कोरोना वॉरियर की मौत होती है तो सरकार उसके परिजनों या आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। लेकिन इन्हें अभी तक इनमें से किसी के परिजनों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों पर करीब 97 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। सोमवार सुबह इन नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जोगेंद्र सिंह का नामांकन प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। जोगेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की चेतावनी दी है। जोगेंद्र सिंह ने बताया कि वे आर्मी में सूबेदार मेजर रहे हैं। रिटायर होने के बाद जनता की सेवा में लगे हैं। मीरापुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी से नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्र में निराश्रित का कॉलम खाली छोड़ने पर उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन दबाव में कार्य कर रहा है या फिर तानाशाही दिखा रहा है। उसके बाद फिर से जोगेंद्र सिंह रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे। आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। रिटर्निंग ऑफिसर ने जोगेंद्र सिंह से कहा कि उनका नामांकन पत्र निरस्त हो चुका है। इस बात से खफा जोगेंद्र सिंह ने बाहर आकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने जोगेंद्र सिंह के आत्मदाह को विफल कर दिया। देश में कोरोना महामारी का प्रसार लगातार जारी है। खतरनाक वायरस ने इस हफ्ते लोगों की चिंता और अधिक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है। संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने की अपील भी की गई है। राज्य के खुफिया विभाग ने गणतंत्र दिवस पर राज्य के कई रेलवे स्टेशनों पर संभावित माओवादी हमले को लेकर कई जिलों खासकर रेलवे को अलर्ट भेज दिया है। आपको बता दें कि अलर्ट में ये भी कहा गया है कि सत्तारूढ़ टीएमसी के नेताओं, मोबाइल टावरों और पुलिस और केंद्रीय पुलिस कैंपों पर भी हमला हो सकता है। अलर्ट के बाद अहम इमारतों, सरकारी प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशन और मेट्रो की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। वहीं कोलकाता मेट्रो रेल की ओर से अलग अलग स्टेशनों पर करीब 850 रेल पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। हालांकि राज्य में शायद ही किसी तरह की विध्वंसक माओवादी गतिविधि रही हो, लेकिन हाल ही में कोलकाता के एक व्यवसायी महेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सॉल्ट लेक से कथित तौर पर झारखंड के माओवादियों को फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बता दें कि राज्य में संभावित माओवादी गतिविधियों को लेकर राज्य पुलिस हाई अलर्ट पर है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली मेट्रो की सर्विस में कुछ बदलाव किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो की सभी पार्किंग स्थल 25 जनवरी को सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे।
गणतंत्र दिवस पर हुडा सिटी सेंटर, समयपुर बादली मेट्रो लाइन पर आंशिक रूप से ट्रेनें चलाई जाएगी। इसके अलावा कुछ मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद रहेंगे। केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल सिर्फ यात्रियों के इंटरचेंज के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा 26 जनवरी को पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आधिकारिक बयान में बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत अहम बदलाव करने का फैसला लिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस ने सोमवार को उन लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में कोविड रोधी पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों को ही शिरकत करने की इजाजत होगी। इसके अलावा 15 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं है। वहीं लोगों को 26 जनवरी को राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मास्क लगाने, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने समेत कोविड संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। पद्म विभूषण से नवाजे जाने वालों की लिस्ट में साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर रहे SP बालासुब्रमण्यम का नाम भी शामिल है। उन्हें मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि बालासुब्रमण्यम का पिछले साल सितंबर में कोरोना से जूझने के बाद निधन हो गया था। उन्हें पद्म विभूषण के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण समेत 6 राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। बालासुब्रमण्यम ने अपने करियर में 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाने गाए। अलीगढ़ की कोतवाली खैर इलाके के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने रफ्तार पर नियंत्रण खोते हुए अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक में जोरदार टक्कर लगते ही बाइक सवार युवक मनवीर बाइक समेत उछलकर सड़क किनारे जा गिरा। सड़क पर गुजर रहे राहगीर एक्सीडेंट होता देख दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायल बाइक सवार युवक को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र खैर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज के बाद बाइक सवार युवक की हालत को नाजुक देखते हुए अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया है। एक्सीडेंट के बाद मौके से भाग रहे ट्रक चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। यूपी के इटावा में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के अभियान के तहत अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को अवैध हथियार मिले। थाना प्रभारी बेचैन सिंह ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी की और अवैध हथियार बरामद किए। अवैध हथियारियों में 10 अवैध तमंचे, 20 जिंदा कारतूस और 12 खाली खोखा बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हथियार के फैक्ट्री संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि हथियार फैक्ट्री संचालक पर 10 आपराधिक मामले दर्ज है। हथियार फैक्ट्री को बरामद करने वाली पुलिस टीम को 5,000 का SSP जयप्रकाश सिंह ने इनाम भी दिया है। जितने भी थाने हैं वहाँ चेकिंग कराई जा रही है। तो पछाए गांव पुलिस ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। 2 अभियुक्तों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। ये अवैध असलहे बनाने की एक छोटी फैक्ट्री ये सब चला रहे थे और ये जो अवैध असलहे बनाए जाते हैं उसके पूरे कैसे बनाए जाते हैं उसके सब सामान बरामद हुआ है। 8 अवैध निर्मित असलहा बरामद हुआ है, 2 अर्धनिर्मित असलहा बरामद हुआ है, 20 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और 12 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। ये अलग अलग हैं, 315 बोर का है, 12 बोर का है और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक के खिलाफ 10 अभियोग पंजीकृत हैं और दूसरा अभी नया है। पूरे पछाए गांव पुलिस ने इसमें एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है और ये पूरे जनपद में हम लोगों का अभियान चलता रहेगा। इसमें अवैध शराब के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध असलहों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसी के तहत ये सफलता मिली है। शर्जील इमाम, जो कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी है, उस पर कोर्ट ने देशद्रोह, UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है। ये धाराएं anti-CAA प्रदर्शन के दौरान दिए गए शर्जील के भाषणों की वजह से लगाई जाएगी। शर्जील ने भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे। जानकारी के मुताबिक एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने ये फैसला दिया है। उनके आदेश के मुताबिक शर्जील इमाम पर
आईपीसी के सेक्शन 124 ए यानी देशद्रोह, 153 ए, 153 बी और 505 और यूएपीए के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज होगा। कोर्ट ने कहा कि साल 2019 के दिसंबर में दिए गए भाषणों के लिए शर्जील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा। कोर्ट ने उन भाषणों को भड़काऊ माना है। शर्जील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भूभाग को काटने की बात कही थी। शर्जील इमाम असम को देश से अलग करने वाले भाषण के बाद चर्चा में आया था। इसके बाद उसके खिलाफ कई मुकदमे दायर हुए थे। शर्जील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। साल के दूसरे महीने यानी फरवरी महीने में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि जनवरी में 16 दिन छुट्टी थी। फरवरी की इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। फरवरी महीने में बसंत पंचमी, गुरु जयंती पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। हालांकि फरवरी में देश में हर जगह बैंक 12 दिन बंद नहीं रहने वाले हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग छुट्टियां होती है। फरवरी महीने में पड़ रही कुछ छुट्टियां और त्योहार किसी राज्य या क्षेत्र विशेष से संबंधित है, इसलिए बैंक हॉलिडे अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। छुट्टियों की लिस्ट को देखते हुए आप बैंक जाने का प्लान करें। जनवरी महीने के इस आखिरी हफ्ते में भी बुधवार यानी 26 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे। राजस्थान में अब फिर से शीतलहर का जोर दिखाई देने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के बाद अगले 4 दिन तक शीतलहर का पहरा रहने के साथ ही कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। राज्य के शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 28 जनवरी तक शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान कहीं कहीं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 3,06,000 के करीब केस आए, जबकि रविवार को कोरोना के कुछ 3,33,000 मामले सामने आए थे। ऐसे में अधिकतर विश्लेषकों का मानना है कि भारत में कोरोना की लहर पीक पर आ चुकी है। लेकिन इसी बीच आईआईटी मद्रास से भी एक राहत भरी खबर सामने आई है। आईआईटी मद्रास के विश्लेषकों के मुताबिक लगातार दूसरे हफ्ते भारत की आर वैल्यू में गिरावट दर्ज की गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की दर बताने वाली आर वैल्यू 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच और कम होकर 1.57 रह गई। आईआईटी मद्रास के गणित विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जयंत झा ने बताया कि मुंबई और कोलकाता की आर वैल्यू से पता चलता है कि वहां महामारी का चरम खत्म हो गया है, जबकि दिल्ली और चेन्नई में अब भी 1 के करीब है। उन्होंने ये जानकारी दी कि इसका कारण ये हो सकता है कि आईसीएमआर के नए दिशा निर्देशों के अनुसार संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की अनिवार्यता को हटा दिया गया है और इसलिए पहले की तुलना में संक्रमण के कम मामले सामने आ रहे हैं। झा ने आगे कहा कि उनके विश्लेषण के अनुसार अगले 14 दिनों में 6 फरवरी तक कोरोना वायरस की पीक आने की संभावना है। इससे पहले पूर्व अनुमान जताया गया था कि 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच तीसरी लहर का चरम आएगा। भारत समेत दुनिया भर के कई देश कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जूझ रहे हैं, लेकिन हाल ही में आए ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2 ने एक बार फिर लोगों की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। भारत में इस सब वेरिएंट के अभी तक 530 सैंपल्स मिल चुके हैं। अभी तक ब्रिटेन में कोहराम मचा रहा ओमिक्रॉन का ये नया सब वेरिएंट भारत के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि BA.2 को ओमिक्रॉन का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माने जा रहा है। ब्रिटिश हेल्थ अथॉरिटी ने भी ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट के सैकड़ों मामलों की पहचान की है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट के 426 मामलों की पुष्टि की गई है। गुजरात के कच्छ के गांधीधाम में दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि ओवरटेक कर रहे ट्रक का अचानक संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से ट्रक पलट गया और ट्रक के नीचे रिक्शा आ गया। रिक्शा में सवार 65 वर्षीय गंगाबेन करशन श्रीमाली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 वर्षीय रिक्शा चालक अनवर अहमद कुंभर को गंभीर चोटों के साथ एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में घायल हुए लोगों को जेसीबी की मदद से वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हालांकि गांधीधाम बी डिवीजन पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि रिक्शा में कितने लोग सवार थे। जानकारी के लिए बता दें कि हादसा शहर के मालवाहक मार्ग पर बापा सीताराम मुड़ी के पास हुआ है। पुलिस सूत्रों से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे में रिक्शा सवार लोगों की कुल संख्या की जांच शुरू कर दी गई है। राकेश गोसाई की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।
हर पल आपके साथ।